हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आज हम एनालाइज करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और 24 जनवरी 2022 का। तो करते हैं शुरुआत। अगर इससे पहले आपने के एन पी एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया तो के एन पी एनालिसिस को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। तो चलते हैं पहली न्यूज़ पर। ईडी विल अरेस्ट दिल्ली मिनिस्टर सेज केजरीवाल। यानी कि केजरीवाल ने कहा है कि भाई जो ईडी है उस पर एक दबाव आ रहा है। ईडी के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में, ठीक है। और तो ईडी का जो टर्म है वो अच्छा है, इसलिए भी न्यूज में है ईडी, क्योंकि इसका टर्म जो है देखो 2 साल तो होता ही है, ठीक है। 2 साल के बाद 1 साल तक अब तक एक्सटेंड कर दिया जाता था। यानी कि 2+1 था, अब ये ही 2+ यानी कि 5 साल तक एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि एक्सटेंड अप टू 5 ईयर्स, ठीक है। और मतलब टोटल 5 साल हो जाएगा। इसके बाद जो ईडी है वो स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ठीक है। अच्छा, काम किसके अंतर्गत करती है, ये किस डिपार्टमेंट के, तो ये अंतर्गत करती है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। और ये किसके अंडर आता है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, ठीक है। अच्छा, तो ईयर 1957 में इसका नाम ईडी पड़ा था, यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, है ना। और अगर इसके बारे में एक दो बात और करें तो ईडी जो है वो किस किस एक्ट पे चलती है, जो इसके फॉलोइंग लॉज हैं वो लॉज याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, कहीं भी पेपर में आ जाते हैं। सबसे पहला लॉ जो है इसका वो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा, यानी कि 1999 में ये एप्लीकेबल हुआ था, अप्लाई हुआ था, ठीक है। इसके बाद इसका जो दूसरा लॉ है वो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है। ये 2002 में एप्लीकेबल हुआ था। और इसके बाद दो मेन लॉ हैं इसके। और इसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट न्यूज है वो ये है कि जो भी इसका डायरेक्टर होता है वो एक आईआरएस ऑफिसर होता है। तो यहाँ तक ईडी डिस्कस कर लिया हमने। 27 ईयर ओल्ड अरेस्टेड इन जेएनयू मोलेस्टेशन बिड केस। इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज हमारे लिए कुछ है नहीं, जेएनयू कैंपस आपको पता ही है। पंजाब पुलिस बुक्स सिद्धू एड मुस्तफ़ा, नो इंपॉर्टेंट न्यूज। डिस्कस करते हैं ओमिक्रॉन इन कम्युनिटी ट्रांसमिशन। देखो ठीक है, ओमिक्रॉन जो है कोरोना वेरिएंट है एक, वो ट्रांसमिशन हो रहा है, यानी कि एक समाज में फैल रहा है। दिक्कत या पढ़ने वाली बात यह है यहाँ पे कि ये INSACOG क्या है, नया नाम सुनने को मिला है न्यूज़पेपर में। तो INSACOG को डिस्कस करें तो ये INSACOG जो है ये देखो यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, इंडियन सार्स जेनोमिक्स कंसोर्टियम, ठीक है। यानी कि इंडियन सार्स CO2 जेनोमिक्स कंसोर्टियम जो है ये अंडर डिपार्टमेंट ऑफ यूनियन हेल्थ है, ठीक है। अंडर यूनियन हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये है। और जो इसका निर्माण किया गया था, जो इसे बनाया गया था 30 दिसंबर 2020 में ये बनाया गया था, ठीक है। इसके बाद इसी में और थोड़ी सी बात करें तो ये जो है काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR। और एक और इम्पोर्टेंट है इसमें इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR के साथ इसकी 38 लैब हैं जिनके साथ ये मिलके काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर थोड़ी सी बात करें और आगे बढ़ते चलें इसमें, तो ये लिंकेज करता है जीनोम वेरिएंट और एपिडेमियोलॉजिकल वेरिएंट जो है, यानी कि जो जीनोम जीन्स में है, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में एक यहाँ नाम दिया हुआ है, ये जो आपको लीनियज दिया हुआ है, थोड़ा सा अगर आप इस न्यूज को नीचे करोगे तो एक ये लीनियज दिया हुआ है कोरियंट B.1.640.2, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि भाई ये BA.2 लीनियज जो है ये ज़्यादा सब्सटेंशियल फ्रैक्शन है। देखो इसमें ये दिक्कत क्या आ रही है, एसजीन ड्रॉप आउट क्या हो रहा है। ये जो पहले ओमिक्रॉन वेरिएंट था या कोरोना वेरिएंट था, एक ये मिसिंग इनका डिलीटिंग नंबर होता है 69 और 70, एक डिलीटिंग नंबर था, ठीक है। जैसे ही उसे टेस्ट करते थे ये नंबर उनके डिलीट होके आ जाते थे कि भाई ये नंबर डिलीट है, तो यहाँ पे आपको ओमिक्रॉन है या जो भी वेरिएंट का एक एक अपना यूनिक नंबर होता है, ठीक है। अब लेकिन इस BA.2 लीनियज में दिक्कत क्या है, ये नंबर यहाँ पे डिलीट ही नहीं हो रहा भाई। अब जब नंबर डिलीट नहीं हो रहा तो आपको पता कैसे पड़ेगा कि ये बीमारी आपको है कि नहीं है। तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। लेकिन ये ओमिक्रॉन टेस्ट कर ले रहे हैं, ठीक है, उस सब पे बोल दे रहे हैं कि भाई ये कम्युनिटी स्प्रेडिंग इसकी हो रही है, ठीक है। अच्छा, और इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँ आपको तो जीनोमिक सीक्वेंस अगर थोड़ा सा बताना चाहूँ तो देखो जीनोमिक सीक्वेंस में मैं स्पेशल जीन्स बताना चाहूँगा हल्की सी। कितने जीन्स में हमारे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि 46 क्रोमोसोम होते हैं टोटल। 46 में आप ध्यान रखना जो 21वां क्रोमोसोम होता है, 21 पेयर जो होता है, उसमें अगर कुछ भी ज़्यादा कम हो रहा है तो वो एक जो बोलते हैं स्पेशली डिसेबल्ड चाइल्ड जो बनता है या जो भी उसकी एक अलग वेराइटी बनती है वो 21 ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम के कारण बनती है, ठीक है।
मेरे हिसाब से यहाँ तक ये न्यूज़ कवर हो गई है। ये कहीं भी नहीं आएगा कि भाई संडे को कितने केस थे, तो रटने से भी कुछ फ़ायदा नहीं है, याद करने से भी कुछ फ़ायदा नहीं है। इसके बाद अगर आप अगली न्यूज़ पर चलना चाहोगे तो बॉय फ्रॉम अरुणाचल फाउंड। ये देखो, एक अरुणाचल का भी न्यूज़ आई थी कुछ दिन पहले कि भाई ये पीपल्स लिबरेशन आर्मी है चाइना की, है ना, तो बोले थे कि भाई कुछ जो लोग हैं वो अरुणाचल प्रदेश से गायब चल रहे हैं। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश न्यूज में इसलिए ध्यान रखना क्योंकि पीएलए ने अपने नक्शा में अरुणाचल प्रदेश को अपना एक हिस्सा बताया है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में कभी डिस्कस करेंगे, जब स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक वीडियो आ जाएगी शाम तक। स्पेशली किस लिए आएगी वो? इसलिए नहीं आएगी कि होलोग्राम बना दिया क्या है, देखो हालांकि होलोग्राम आपको पता है 3D लाइट रिफ्लेक्ट होती है यहाँ पे, ठीक है, उसकी वजह से बनना है। लेकिन ये वीडियो इसलिए आएगी कि सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर जितने भी क्वेश्चन आपके जिस पेपर में भी आते होंगे, ठीक है, वो आपके क्वेश्चन जो है उस पेपर उस वीडियो में क्वेश्चन मतलब सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये डिस्कस नहीं होगा उसमें कि भाई सुभाष चंद्र बोस को कितनी इज्जत मिली, वो ठीक है जो भी है ना। लेकिन सुभाष चंद्र बोस की आईएनए के बारे में, उनके नारे कहाँ से आए, ठीक है, और उनको नेताजी किसने बोला, या जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में, उनका त्रिपुरा सेशन जो हुआ था, ठीक है, तो यानी ये जो भी सेशन है, ठीक है, इन्हें हम डिस्कस कर लेंगे। और उनकी नेशनल प्लानिंग कमेटी, ठीक है, उनकी रानी लक्ष्मीबाई सहगल, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे एक नई वीडियो में, ठीक है। जर्मन नेवी चीफ क्विट्स ओवर रिमार्क्स एट दिल्ली इवेंट। देखो यहाँ पे एक इनका जर्मन का एक वो आया हुआ है, सिप आया हुआ है, जिस सिप का नाम है, अगर आपको ध्यान हो तो वी से नाम इसका शुरू होता है, ठीक है, और वेरिएंट करके इसका कुछ नाम है ना, देख लेंगे अभी इसका क्या नाम है। ये जो सिप आया हुआ था यहाँ पे, तो इन्होंने जो जर्मन के चीफ है, उन्होंने एक बयान दे दिया कि भाई जो रसिया है उसने यूक्रेन को कब्जा कर लिया और किसी की औकात नहीं है। ये रवाइरेन जो नाम है उसका, है ना, ये रहा मुंबई में आया हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने बोल दिया कि भाई ये जो रसिया है इसने क्रीमिया पे कब्जा कर लिया है, क्रीमिया, यूक्रेन से क्रीमिया लिया था इन्होंने, ठीक है, तो अब इसे कोई वापस नहीं कर सकता। तो इन्होंने ये बयान दे दिया, तो ये दिक्कत वाला बयान है। अच्छा, ईयू के, जर्मनी के स्पेशली खिलाफ है ये, ठीक है। तो जर्मनी ने बोला भाई तुम इस्तीफा दे दो, रिजाइन दे दो, तो उन्होंने बोला ठीक है, अपना रिजाइन अपने पास रखो, मैं तुम्हें रिजाइन दे रहा हूँ, अपनी पोस्ट अपने पास रखो। बहुत अच्छी चीज़ है। जो भी आगे देखते हैं, इसमें अभी कोई नया इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, देखते हैं ये इस पे आगे इंटरनेशनल रिलेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, उसे डिस्कस करते रहेंगे। ओनली इंडियंस टू ट्यून एट बीटिंग द ट्रेड। देखो इसमें जो क्वेश्चन है ये नहीं आएगा भाई कि कौन सी ट्यून बज रही है कौन सी नहीं बज रही है, इसमें क्वेश्चन आएगा अवॉइड विद मी, व्हाट इज दिस, ठीक है। पेपर में एक क्वेश्चन आ जाएगा अवॉइड विद मी रेफर्स टू, ठीक है, इस टाइप का कोई क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपको बताना है एक बीटिंग द ट्रेड ट्यून थी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करती है, ठीक है, जिसे इस बार बंद कर दिया गया है। महात्मा गांधी जी की फेवरेट टून थी ये, ठीक है, और इस पे स्पीच मतलब सामने बोला है कि 1847 में लिखी गई थी। अब ये क्रिश्चियन टून ना रह के पूरी इंडियन टून बन गई थी, ठीक है। तो देखो इसके फायदे ये हैं कि भाई हम इंडिजिनियस टून रखेंगे सारी, मतलब भारतीय में बनी हुई टून रखेंगे, तो हम क्यों रखें बाहर की, चलो अच्छी बात है। लेकिन अगर इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक देखा जाए तो भाई देखो वो जो बोलते हैं ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो उसमें थोड़ा सा भाईचारे पर ये हमला भी है, ठीक है। तो इसे आप जैसे जिस व्यू से देखना चाहें, ये व्यू आपके ऊपर है। इसमें कुछ ज़्यादा बस अवॉइड विद मी याद रख लेना है कि है क्या चीज़, ठीक है। एक टून है, क्रिश्चियन टून है, हर रिपब्लिक डे पे बजाई जाती थी, 1847 में लिखी गई थी। एलिफेंट समझ लेते हैं, अगली न्यूज है एलिफेंट्स कॉरिडोर्स टू बी रिस्टोर्ड इन साउथ बंगाल। देखो साउथ बंगाल में एलिफेंट्स जो है वो दोबारा रिस्टोर्ड होने हैं। तो एलिफेंट्स के बारे में ये नहीं आएगा आपको भाई कि एलिफेंट्स रिस्टोर्ड कैसे होने हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, इंपॉर्टेंट ये होता है एलिफेंट के बारे में। एलिफेंट के जो ग्रुप होता है उसमें जो फीमेल एलिफेंट होती है वो उसकी लीडर होती है, ठीक है। अच्छा, जो मेल एलिफेंट होता है वो भाई मतलब रहता नहीं है ज़्यादा साथ में, ग्रुप में नहीं चलता। अच्छा, एलिफेंट के बारे में और कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, उनको एक बड़ा एरिया चाहिए होता है, और एलिफेंट जो है कम्युनिटीज़ में रहते ही रहते हैं, है ना, कम्युनिटीज़ में। और इसके बाद अगर आप थोड़ा सा और डिस्कस करना चाहो तो एलिफेंट के साथ देखो ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है। ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट समझते हो, यानी कि मानव विवाद, है ना, असली में तो हिंदी इसकी यही है, ठीक है। क्या होता है सर, इनकी पोचिंग हो जाती है, गाइस इनकी पोचिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, या किसी भी कारण से इनको हंट कर लिया जाता है, ठीक है। अच्छा, या इनको सर्कस जो होते हैं उनमें यूज किया जाता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा मान लो जैसे ये जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन होती हैं जितनी भी, वहाँ से ट्रेन गुजरती है या कोई रोड होता है, कोई नेशनल हाईवे होता है, तो क्या होता है जैसे मान लो ट्रेन जा रही है, ये यहाँ पे हाथी आ गया तो ये टकरा के मर जाता है, ठीक है। तो
तो ये बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। अच्छा, इसीलिए बोल रहे हैं एलिफेंट कॉरिडोर जो है वो रिस्टोर होने चाहिए, इनके लिए एक स्पेशली जंगल चाहिए। जंगल रिपोर्ट अभी आई थी, फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी, उसे देख लेना, मेरी वीडियो पड़ी हुई है कि किसका सबसे ज़्यादा एरिया है, किसका सबसे कम एरिया है, कौन सा एरिया बढ़ा, ये आपके पेपर में आ जाता है, ठीक है। और अभी तक के लिए इसमें यही न्यूज़ है, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो ये आ जाएगी भाई, फॉरेस्ट वाली रिपोर्ट जो है, ठीक है, वो आप जरूर देख लेना, कहीं से भी देखो लेकिन देख जरूर लेना, एक क्वेश्चन उससे आपके हर एक पेपर में बनने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, अगर आप बोलो तो चल लेंगे भाई। उससे पहले अगर आपने KNP एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करते रहो, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ कभी होती नहीं है और ना ही होगी आज। नो कोविड-19 केस फॉल बिलो 10,000 TPR, टोटल पॉजिटिव रेट 30.32% है, बहुत है, ठीक है। और ये मुझे कुछ लग नहीं रहा, SC रिसीव डिटेल ऑन फेक आधार कार्ड, है ना, ठीक है। चलो इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है ये। इसके बाद अगर नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। देखो, बकवास न्यूज़ पढ़ने से कुछ फ़ायदा नहीं है कि मैं पढ़ता रहूँ ये प्रकाश बादल कौन है, कहाँ के चीफ मिनिस्टर रहे, कौन सी कम्युनिटीज़ हैं, कोई कहीं पेपर में नहीं आने वाला, ठीक है ना। और ये भी कहीं नहीं आने वाला। एक चीज़ ध्यान रख लेना, जो थोड़े से रिलीजियस इशू होते हैं ना, जो वर्तमान में हुए हैं, यानी कि 1960-70 के बाद जो हुए हैं, पेपर में 99% वो कभी नहीं आते कि भाई ये कौन सा ब्लास्ट कहाँ हुआ था। गुजरात गोधरा कांड कहीं देखा है अपने पेपर में? 12th क्लास के अभी पेपर में आया था, किसी में CBSE वाले पेपर में एकदम कैंसिल कर दिया, क्वेश्चन ही कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं इन पे ज़्यादा ध्यान मत लगाओ, ये मज़ेदार चीज़ें बहुत होती है, मज़ा आता है पढ़ने में, लेकिन इंपॉर्टेंट ये बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। पुलिस इंटेंसिफाई एंटी टेरर विजिल होती है वो रिपब्लिक डे पे, ठीक है। ये थोड़ा सा कर लो, ट्राइबल ये है गुजरात टू टू डेपिक्ट ब्रिटिश मास्कर ऑफ ट्राइबल्स, स्पेशली जो गुजरात से रिलेटेड पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि गुजरात के जो थीम है इस बार, जो टेबलेक्स की थीम है, टेबलेक्स क्या होता है ये बताओ? टेबलेक्स मैं कई बार बता चुका हूँ, जो भी रिपब्लिक डे पे आपकी परेड निकाली जाती है, एक रथ टाइप होता है जिसमें आपके पूरे स्टेट की पिक्चर टाइप में, यानी कि एक मॉन टाइप में कोई पिक्चर हो, कोई स्कल्पचर्स हो, यानी मूर्ति हो, ठीक है, या कोई वेजिटेशन का प्रारूप हो, ठीक है। तो वो जो सारी चीज़ें होती हैं वो एक आपके टैबलेट्स पर रखी जाती हैं, और उसके बाद आपके जो टैबलेट्स है वो परेड में एक हिस्सा लेता है ना। अच्छा, ये टैबलेट्स इंपॉर्टेंट न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इस बार केरला का, वेस्ट बंगाल का और शायद तमिलनाडु का भी जो टैबलेट्स है वो कैंसिल कर दिया है। इसका एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है, ऐसा राजनाथ जी ने बोला था, मैंने तो कुछ बोला नहीं है, राजनाथ मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है ही हैं, तो उनका बोलने का हक भी बनता है, ठीक है। आगे बात करेंगे। तो इसमें देखो, जो इसकी इस बार वो रखी गई है थीम है, वो है बोर्स देन जलियांवाला बाग। इसमें हुआ क्या था, जलियांवाला बाग बोर्स क्यों, यानी जलियांवाला बाग कांड से भी बेकार हुआ था। कब हुआ था जलियांवाला बाग कांड? आपको पता ही है, 1919 में ही हुआ था, अगर मैं सही हूँ तो, है ना। तो ये क्या हुआ था, लगभग 100 साल पहले पाल और दादव विलेज है नॉर्थ गुजरात में, ठीक है। वहाँ पे ब्रिटिश ने, जो अंग्रेज लोग थे, उन्होंने 1200 लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया था। तो उन्होंने बोला भाई उससे बड़ा तो वो था, लेकिन ऐसा कोई बड़ा छोटा होता नहीं है हत्याकांड, अभी एक बोलने को कुछ बोल दो, ठीक है। तो ये भील ट्राइबल विलेजर्स थे सारे, 7 मार्च 1922 में ये हुआ था, है ना। और ये ध्यान रख लेना कि भील ट्राइबल कहाँ पे, भील ट्राइब कहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है बस इससे। तो भील ट्राइब कहाँ पे? गुजरात में है, ठीक है। गुजरात की एक इंडिजिनियस, यानी कि गुजरात की नेटिव ट्राइब है, ठीक है। और इसके बाद अगर मुझे नहीं लग रहा कि कुछ इसमें इम्पोर्टेंट है, ठीक है। गर्ल्स सुसाइड इन तमिलनाडु, ठीक है। अगली न्यूज़ पे चलते हैं, अगर आप चाहोगे तो चल लोगे, ठीक है। इससे पहले सब्सक्राइब करते रहो। ऐसी सेट्स असाइड ऑर्डर डायरेक्टिंग तमिलनाडु गवर्नमेंट टू कंपनसेट विक्टिम, कुछ न्यूज़ नहीं है ये, है ना। मैन फाउंड डेड आफ्टर स्टैबिंग वाइफ, एक्स स्टूडेंट लीडर इंजर्ड इन पुलिस फायरिंग इन असम, CM प्रो बॉर्डर मर गया, ठीक है। 24 मंकीज फाउंड डेड क्लोज टू हाईवे नियर तिरुचिन तमिलनाडु। ये देख लो आप, ये बोल रहे हैं भाई पॉइजनिंग, यानी जहर तो उन्हें मिला नहीं है। सबसे बहुत सारे रीजन्स होते हैं इसमें, तो रीजन्स जो होते हैं वही, एक तो नेशनल हाईवे पे है तो कोई भी एक्सीडेंट वगैरह के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं मंकीज़ के, ठीक है। नेशनल हाईवे पे तो इनके ये इलेक्ट्रिसिटी से इन्हें करंट भी लग जाता है, इलेक्ट्रिसिटी से अगर वहाँ पे होगी लाइट्स के लिए तो करंट लग जाता है इनको, ठीक है। अच्छा, मंकीज़ के बारे में और बाकी ये डिस्कस करेंगे कि क्या दिक्कत आई है ना। तो इसमें इतने ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। प्रोटेस्ट ओवर अटैक्स ऑन नॉन ट्राइबल, और बर्ड शो हुआ ही था कोलकाता में, है ना। इससे आगे चलते हैं, अगर आप चाहो तो अगली न्यूज़ पे हम चल लेंगे। थर्ड वेव लॉकडाउन टोटल इन कोलकाता, इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। फ्रेमिंग पॉलिसीज इज द डोमेन ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉट कोर्ट्स, ये सही बात है भाई, पॉलिसीज जो है वो गवर्नमेंट को बनानी है, ना कि कोर्ट को, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर कुछ मुझे इम्पोर्टेंट लग नहीं रहा, अगर आप बोलना चाहो तो
ये सब्जेक्टिव ज़्यादा है, ऑब्जेक्टिव में कुछ नहीं है, ठीक है। स्टेलिन अपोजिट चेंज टू आईएएस रूल, मैंने बता दिया आईएएस रूल क्या है। आईएएस रूल में क्या है, यूनियन मिनिस्ट्री ने एक ड्राफ्ट बनाया, बोला है भाई कि कैडर से अगर हम किसी स्टेट से किसी आईएएस ऑफिसर को लेना चाहें तो बिना स्टेट की परमिशन के ले सकेंगे। अब तक क्या होता है कि स्टेट की परमिशन नेसेसरी होती है, स्टेट की परमिशन नेसेसरी होती है। एग्जाम्पल अभी वेस्ट बंगाल कॉन्फ्लिक्ट हुआ था बहुत बुरी तरह से, एक उनके आईएएस ऑफिसर ने फिर रिजाइन दे दिया था, ममता बनर्जी ने रिजाइन दिलवा दिया, ठीक है। तो क्या हुआ था, यूनियन गवर्नमेंट उसे अपने यहाँ उन्होंने बुला लिया था, वो भाई एक रात में कि आ जाओ यहाँ दिल्ली आ जाओ। तो ये जो सारी चीज़ें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आईएएस से इसमें डिफिकल्टीज क्या आ जाएगी, देखो एक तो उनकी अभी तक सिक्योरिटी रहती है कि हाँ भाई हम यहीं रहेंगे, तो वो काम करने में ज़्यादा मन लगा सकते हैं। अगर मान लो उनकी सिक्योरिटी नहीं रहेगी, कब कौन काम बुला ले, तो चापलूसी ज़्यादा करेंगे वो, है ना, चापलूसी ज़्यादा करते रहेंगे। अगर ऐसा करते रहेंगे तो भाई उनका काम में मन नहीं लगेगा, काम में मन नहीं होगा तो काम नहीं होगा, काम नहीं होगा तो देश नहीं बढ़ेगा, देश नहीं बढ़ेगा तुम कहाँ से बढ़ जाओगे, हम कहाँ से बढ़ जाएंगे, हम नहीं बढ़ेंगे तो फिर आईएएस कैसे बनेंगे। आईएएस नहीं बनेंगे तो टीडीपी डिमांड्स प्रूव अगेंस्ट मिनिस्टर फॉर कैसीनो स्टाइल इवेंट, कुछ नहीं है ये कुछ नहीं है। स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी, ये ध्यान रख लेना, कहाँ पे ये स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी, जल्दी बताओ ये स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी है कहाँ पे। ये देखो स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी जो है श्रीनिवास रामानुजन का है, ठीक है। हैदराबाद में ये बनने जा रहा है स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी। ये क्वेश्चन आपको पता है कहाँ पे आया था, ये इस बार यूपीपीएससी में क्वेश्चन आया था, स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी, है ना। अगर आपने पढ़ा होगा तो पेपर दिया होगा तो आपको पता होगा, ठीक है। अच्छा, और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, ये पता है डिफरेंस क्यों हो जाता है, क्वेश्चन भी क्यों आया था। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है, देखो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो तो है गुजरात में, है ना, गुजरात में है वो, और सरदार वल्लभ भाई पटेल वाली मूर्ति है, ठीक है। अच्छा, कल एक क्वेश्चन आया था श्रीनिवास रामानुजन, किसी ने अगर टेट दिया हो, टेट यूपी टेट में एक क्वेश्चन था श्रीनिवास रामानुजन के बारे में कि 20th सेंचुरी के सबसे बड़े मैथमेटिशियन कौन है, शायद इस टाइप से कुछ क्वेश्चन था। तो उसका आंसर भी श्रीनिवास रामानुजन था। इनके ऊपर एक मूवी भी है, उसे आप देख सकते हो, ठीक है। और सेकंड लार्जेस्ट पोजीशन होगी, अगर ये कोई बैठे संत की पोजीशन बनी है तो ये सेकंड लार्जेस्ट पोजीशन होगी, ठीक है। और सेकंड लार्जेस्ट ध्यान रखना, ठीक है। और अगर इसके बारे में आप बात करते हो कुछ, तो ये जो फरवरी 13 में इसका उद्घाटन हो ही जाएगा। और इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो ये बनता है, स्टेचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पे और किसकी सेंट की मूर्ति है, तो श्रीनिवास रामानुजन की ये मूर्ति है। और इसमें और कुछ क्वेश्चन बनता नहीं है, ठीक है। और अगर इसके बारे में आप कुछ आगे चलो तो कुछ है नहीं इसमें, कुछ है नहीं इसमें। ये यहाँ पे चलते रहते हैं। अब एडिटोरियल एनालिसिस करते हैं। देखो फर्स्ट डिकोटोमी, डिकोटोमी मतलब क्या होता है, डिकोटोमी होता है एक विरोधाभास, ठीक है, विरोधाभास, विरोधाभास, ठीक है, यानी कि एक कॉन्फ्लिक्ट या विरोध जो भी आप कह लो, ठीक है, क्या ही समझोगे इसमें अब, है ना। इसमें देखो फर्स्ट डिकोटोमी क्यों आई है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज में क्या है भी, नीट में जो उनके अंडर ग्रेजुएट एडमिशन होने थे, पीजी एडमिशन जो होने थे, उसमें उनको ईडब्ल्यूएस को एक तो 10% कोटा दे दिया, ईडब्ल्यूएस को 10% कोटा दे दिया, ओबीसी को 27% कोटा दे दिया। तो ये तो क्वेश्चन कहीं आने वाला नहीं है भाई, किस में दिया था किस में नहीं दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला। क्वेश्चन क्या आएगा कि ओबीसी कोटा में मंडल कमीशन क्या है, ठीक है। मंडल कमीशन मैं डिस्कस कर चुका हूँ पूरी डिटेल में, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। 1979 में ये कमेटी बैठी थी। मंडल कमीशन के बाद अगर ओबीसी कोटा में डिस्कस कर चुका हूँ कौन कौन से आर्टिकल में आता है। ओबीसी कोटा आर्टिकल 15 क्लॉज 4, 16 क्लॉज 4 में ये आ जाता है ना। एजुकेशन के लिए 15 क्लॉज 5, 16 क्लॉज 5 में आ जाता है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी स्पेशली, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए आता है। ईडब्ल्यूएस के लिए एक नया आर्टिकल आपको पता ही 15 क्लॉज 6, 16 क्लॉज 6 बनाई गए हैं, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए। और अगर इसके बारे में मैं बात करूँ तो देखो जो ये रिजर्वेशन होता है इसे अफर्मेटिव एक्शन बोलते हैं, रिजर्वेशन को हम अफर्मेटिव एक्शन बोलते हैं। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि रिजर्वेशन अफर्मेटिव एक्शन है, नेगेटिव एक्शन है, या किस टाइप का एक्शन है, तो ये भी एक क्वेश्चन होता है। और रिजर्वेशन में अगर आपको मैं और कुछ बताना चाहूँ तो रिजर्वेशन जो है, हाँ देख लो, ये इंदिरा साहनी केस में बोला गया था, इंदिरा साहनी केस में बोला गया था, 1992 में ये केस हुआ था, ठीक है। इसमें बोला गया था भाई मैक्सिमम रिजर्वेशन जो वो 50% है, इससे आप मैक्सिमम कर लेना इसे, है ना। मैक्सिमम रिजर्वेशन 50% है, आप टोटल मिला के 50% देंगे। अगर उसके बाद भी रिजर्वेशन नहीं होता तो आप अगले साल मिला के उसे 50% कर देंगे, यानी 50% की लिमिट जो आपकी ब्रीच नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अगर इसके बारे में और आप कुछ, हाँ अब इसमें और देख लो थोड़ा सा
कि जो डिफरेंट ओबीसी, देखो इसमें एक सेंटर लिस्ट होती है ना। ये थोड़ा सा इशू भी चल रहा है कि भाई जो ओबीसी की सेंटर लिस्ट है वो सेंटर बनाएगा, स्टेट कह रहे हैं नहीं नहीं हम बनाएंगे लिस्ट। तो ये थोड़ा इशू है, देखते हैं आगे इस पर क्या फैसला होता है। और बताओ भाई, आपको क्या बता दूं इसमें अब नया कुछ, मुझे तो लग नहीं रहा कि मैंने कुछ छोड़ा होगा। और अगर मैंने कुछ छोड़ा नहीं, क्योंकि मैंने ये पीछे बता चुका हूँ मैं। ये रहा देखो, जैसे अफर्मेटिव एक्शन है ना, तो यही सारी चीज़ें ये आपको लौट फिर के ये घूम के मिलती रहेंगी, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो, ए चांस टू सपोर्ट ग्रोथ फिजिकल कंसोलिडेशन, यानी ग्रोथ को सपोर्ट करो, फिजिकल कंसोलिडेशन को आप एक लिमिट में रखो। देखो इसमें जो न्यूज है इन्होंने बोला है कि भाई जो हमारी ग्रोथ है, ये कौन है, ये किसने बोला, सी रंगराजन और डी के श्रीवास्तव ने, कि ग्रोथ इतनी हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, है ना, 7% ही रहेगी, 5% से 8% रहेगी। एक तो पक्की बात है कि भाई टू डबल डिजिट ग्रोथ हमारी होनी नहीं, यानी कि हम $5 ट्रिलियन पे पहुंचने नहीं है, ठीक है। ये 2025 तक का जो टारगेट था वो तो कहीं ना कहीं डिटेरियोरेट हो रहा है। लेकिन अब बात कर लेते हैं हम फिजिकल कंसोलिडेशन क्या होता है। आप एक चीज़ मानो, आपके घर में है, आपकी तनख्वाह है 20,000 रुपये, आपकी तनख्वाह है 20,000 रुपये, ठीक है। अब आप उसमें खर्च कर देते हो भाई 30,000 रुपये, खर्च कर देते हो 30,000 रुपये। तो इसका जो डिफरेंस है, 30,000 माइनस 20,000, वो है फिजिकल कंसोलिडेशन, ठीक है। यानी कि हमको फिजिकल डेफिसिट जो है वो एक लिमिट में रखना है, जो लिमिट थी 4% के अप्रॉक्स, 4%, ठीक है। अच्छा, ये लिमिट जो दी थी अगर मैं सही हूँ तो FRBM ने ही दी थी, है ना। FRBM ने, अगर मैं सही जा रहा हूँ तो बिल्कुल FRBM एक्ट्स ने ये दी थी, ठीक है। और फिजिकल कंसोलिडेशन का एक टारगेट दिया था, है ना। अच्छा, इसमें अगर फिजिकल कंसोलिडेशन में मैंने आपको समझा दिया क्या चीज़ होती है। देखो, फिजिकल कंसोलिडेशन अगर आप कंट्रोल में नहीं रखोगे तो इसकी दिक्कत क्या हो जाएगी। सबसे पहले आपकी इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, यानी आपको जो लोन है वो ज़्यादा रेट पे मिलेगा, ठीक है। लोन ज़्यादा रेट पे मिलेगा। दूसरी, जो सरकार है वो लोन ज़्यादा चुकाने में लग जाएगी, सरकार पे लोन हो जाएगा। मान लो फिजिकल कंसोलिडेशन का मतलब क्या है कि आपके पास जितना बजट है उससे आपने ज़्यादा खर्च कर दिया, ठीक है। खर्च कहाँ से किया होगा, किसी से मांग के किया होगा, उधार लेके किया होगा। उधार लेके किया होगा तो वो चुकाना है, अगर वो चुकाना है तो उस पर लोन ज़्यादा हो जाएगा, और लोन ज़्यादा हो जाएगा तो दिक्कत होती होती है ना। अच्छा, इसके बाद एक और इसमें तीसरा जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगा। इन्फ्लेशन दोनों टाइप से इंक्रीज होगा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और डिमांड पुश इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब राइजेज इन प्राइस ऑफ एनीथिंग, ठीक है। यानी किसी भी चीज़ के दाम बढ़ना इन्फ्लेशन होता है। तो फिजिकल कंसोलिडेशन की ये दिक्कत है, ठीक है। अगर इसके बाद बात करें फिजिकल कंसोलिडेशन जो है FRBM से, इसकी मैंने आपको लिमिट बता दी है। अच्छा, फिजिकल कंसोलिडेशन में अगर आप एक और चीज़ इसमें देखना चाहो तो फिजिकल पॉलिसी क्या होता है। फिजिकल पॉलिसी मीन्स बजट, है ना, आपको बजट। अच्छा, मैं इसे इसलिए थोड़ा सा कम डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि देखो भाई, आपका 1 फरवरी का, 2 का और 3 का, इन 3 दिन का न्यूज़पेपर बजट से एकदम अटा पटा पड़ा होगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं देखेगा उस दिन बजट के अलावा। इकोनॉमिक सर्वे भी आने वाला है, शायद देखते हैं कब आता है ना। तो गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी की जो टूल्स होती हैं वो होती है, एक तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ठीक है, वो एक लिमिट में करे और एक सही जगह पे करे। उसके बाद एक अगला जो होता है वो होता है ट्रांसफर प्राइसेस। ट्रांसफर प्राइसेस कोई बताएगा क्या होता है। ये एक यूपीएससी में जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है ट्रांसफर पेमेंट, है ना, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ट्रांसफर पेमेंट होती है सब्सिडीज, सब्सिडीज टाइप जो होती है, सब्सिडीज हो गया, पेंशन हो गया, ये जो सब होते हैं ट्रांसफर पेमेंट में आते हैं। और अगला इंक्रीज टैक्सेस। टैक्सेस इंक्रीज करने का मतलब है भाई जो चीज़ टैक्सेस के अंतर्गत नहीं, उन्हें टैक्सेस के अंतर्गत लाओ। सब पब्लिक को टैक्स के अंतर्गत लाओ और एक अफर्मेटिव टैक्स रखो। ये नहीं है कि किसी पे बर्डन ज़्यादा पड़ रहा है, किसी पे बर्डन कम पड़ रहा है, ठीक है। इस आर्टिकल के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। ए स्टेलर फैलेसी, देखो ये किस बारे में है, एनवायरनमेंट एक्ट के बारे में। इसमें देखो मैं क्या समझ लेते हैं हम। एक अगर पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बन सकता है भाई, स्टार रेटिंग सिस्टम किसके लिए होते हैं। तो स्टार रेटिंग सिस्टम जो है इन्होंने स्टेट के लिए बना दिया। स्टार रेटिंग सिस्टम स्टेट के लिए बना दिया। स्टेट के लिए ये बनाई है कि भाई अगर आप इतने दिन में, यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, कि अगर आप, यानी कि ये ऐसा है कि लगभग 85 दिन में, हाँ 80 दिन में अगर आप परमिशन दे रहे हैं तो आपको 2 स्टार मिल जाएंगे, 105 दिन में 2 नंबर मिल जाएंगे, 1 नंबर मिल जाएगा, उससे ज़्यादा में दे रहे हैं तो आपको 0 नंबर मिलेगा, ठीक है। ये किसके लिए है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए गवर्नमेंट ये बोल दी है भाई कि क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ये बोल रही है कि हाँ ठीक है, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप अगर इतने में काम नहीं कर रहे हो तो ये तो हमने इसलिए बढ़ाया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा, है ना, नए नए इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे, तो ये चीज़ें है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आती है, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एक
2020 में अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। सबसे पहले ये समझ लो, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो है वो अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत एक एक्ट है, ठीक है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट नहीं है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में अगर आपको मैं इतना समझाऊं, और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में क्या होता है, देखो आपकी दो कैटेगरी होती है, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। कैटेगरी ए जो होती है वो स्पेशली नेशनल और नेशनल कमेटी बैठती है इस पर, ठीक है, और वो इसे डिसाइड करती है कि ये प्रोजेक्ट लागू होगा नहीं। कमेटी बी जो होती है उस पर एक स्टेट ही अपना डिसाइड कर लेता है, ठीक है। एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में 4 स्टेजेस होती हैं। 4 स्टेज होती हैं, अगर आप होशियार हो तो 4 स्टेज बता दोगे, और नहीं हो तो मेरी तरह रह जाओगे। स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, और इसके बाद अगली स्टेज जो होती है वो होती है पब्लिक हियरिंग, और एक और स्टेज बची इसकी, जिसका नाम है अप्रेजल। अगर ये आपको समझना है तो एनवायरनमेंट की वीडियो में अलग से डिस्कस करेंगे ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो जो ड्राफ्ट EIA 2020 है उसमें क्या किया गया है इन्होंने कि पब्लिक हियरिंग का टाइम घटा दिया है। पहले अब 20 डेज कर दिया है, पहले 30 डेज तक। क्यों किया है कि गैस टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है, इन्होंने सरकार ने बोला है टेक्नोलॉजी है भाई, अब तो तुम कुछ भी कर सकते हो। अच्छा, इसमें जो भी है कुछ प्रोजेक्ट को हटा दिया कि भाई इनको चाहिए ही नहीं, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट चाहिए ही नहीं। कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं वो, जैसे ऑफशोर एंड ऑनशोर ऑयल एंड गैस सेल प्रोजेक्ट, ठीक है, ये है। और इसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, अप टू 25 मेगावाट है, ठीक है। और अगर इसके बारे में कुछ आप डिस्कस करना चाहो तो स्मॉल एंड मीडियम सीमेंट प्लांट्स हैं, ठीक है। तो ये सारे प्रोजेक्ट हटा दिए हैं ना। तो इसमें देखो दिक्कत क्या आ रही है, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेट की एक दिक्कत, अभी आपने सिल्वर लाइन सुनी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज में थी सिल्वर लाइन क्या है, कई बार डिस्कस कर चुके हैं। केरला के दो डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ता है ना, उनके बीच में एक रेलवे लाइन है ये, ठीक है। सिल्वर लाइन को अच्छा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने इसे परमिशन दे दी कि ठीक है तुम बिछा लो, तुम वहाँ पे लाइन बिछा लो, ठीक है। तो वहाँ पे एनवायरमेंटलिस्ट या जो अपोजिशन पार्टी है वही बोल दिया नहीं नहीं, इससे इतने फॉरेस्ट कटेगा, इतना एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन होगा। तो ये क्या हुआ था, अगर वहाँ पे एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट देखो होता क्या है, किसी भी प्रोजेक्ट को लागू करने से पहले UNEP बोलता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम बोलता है कि आप अगर किसी प्रोजेक्ट को बनाने जा रहे हैं उसकी डिसीजन मेकिंग से पहले आपको उसके फायदे नुकसान ऑन एनवायरनमेंट पब्लिक, ठीक है, ये चीज़ देखनी पड़ेगी। तो ये एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता है। यहाँ पे इतना ही था, ठीक है। और यानी कि ये बोल रहे हैं कि भाई ये जो प्रोजेक्ट्स है जल्दी में हमको नहीं करने चाहिए। ये जो यानी कि स्टेट ऑफ मेरिट स्टार रेटिंग सिस्टम जो है ये हमें ऐसे लागू नहीं करनी चाहिए। तो स्टेट्स इसका विरोध कर रहे हैं, एनवायरमेंटलिस्ट इसका विरोध कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। डिकोडिंग 2022 इलेक्शन एंड स्क्रिप्ट फॉर द 24 इलेक्शन। देखो भैया योगी जी क्या है, अखिलेश यादव बोल गए दोबारा जीत के तो प्रधानमंत्री बनेंगे, बहुत तगड़ा हिसाब किताब है इनका। अगली न्यूज़ पे चलते हैं गाइस। बजटिंग फॉर द एजुकेशन इमरजेंसी। देखो इसमें ये बोला है कि भाई जो हर एक बजट है वो कम से कम 5 से 6% होना चाहिए एजुकेशन के लिए, ठीक है। इसमें हम डिस्कस ये नहीं करेंगे बजट कितना होना चाहिए, वो तो आपको पता ही पड़ जाएगी 2-3 जनवरी को, 1 फरवरी को कि बजट कितने होने वाला है, 1 फरवरी को पता पड़ जाएगी। डिस्कस करेंगे कि एजुकेशन में क्या क्या स्टेप लिया गया है। तो एजुकेशन में जो मेन स्टेप है वो है न्यू एजुकेशनल पॉलिसी, ठीक है। अब न्यू एजुकेशनल पॉलिसी अगर आप डिस्कस करना चाहो तो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी में 2-3 चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं जो पेपर में भी आती हैं, जिन्होंने CTET के पेपर में इस बार ये बहुत इफेक्ट बनाई थी, CTET प्लस SI वगैरह के जो पेपर हुए थे। और इम्पोर्टेंट है कि यूपी टेट बार बार ध्यान आ रहा है, UPSC या UPPSC में आ जाए स्पेशली। तो इसमें देखो क्या होता है, सबसे पहला जो फोकस है वो है यूज ऑफ मदर लैंग्वेज, यानी कि आप मदर लैंग्वेज को बढ़ावा देंगे। 5वीं तक आपको जो बच्चे को शिक्षा देनी है वो उसकी मातृभाषा में शिक्षा देनी है, ठीक है। इसके बारे में आगे डिस्कस करें तो फोकस ऑन फाउंडेशनल एंड नुमरेसी, यानी कि तीसरी क्लास के बच्चे को कम से कम इतना हिसाब लगाना आ जाए, बेसिक कैलकुलेशन, जोड़ घटा गुणा भाग ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन आ जाने चाहिए। इसका जो 10+2 स्ट्रक्चर था उसका नया एक स्ट्रक्चर बनाया 5+3+3 5 3 8 3 11 +4, ठीक है। यानी कि देखो 5 में से 3 साल जो होंगे उसके प्री आंगनवाड़ी होंगे, है ना, यानी पहली क्लास से पहले 3 साल वो पढ़ेगा, फिर फर्स्ट सेकंड इसमें, थर्ड फोर्थ फिफ्थ इसमें, 6 7 8 इसमें, 9 10 11 12
फोर में, ठीक है। इसके बाद अगर इसमें थोड़ा सा आगे आप डिस्कस करना चाहो तो इसमें बोला है कि एनुअल एग्जाम नहीं होंगे क्लास 10th तक, है ना, मतलब 9th तक। तो 258 के बोर्ड एग्जाम होंगे क्लास 258 के, और यानी कि एनुअल एग्जाम नहीं होंगे, ठीक है। इसमें एक नई इम्पोर्टेंट जो एक आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट बनता है वो है PARAKH। किसी का भी पेपर दे लेना आप, ठीक है। हर एक में एक पदक आने वाला है, यूपीएससी से लेकर और क्लर्क के पेपर तक आने वाला है ये पदक, किसी ना किसी फॉर्म में मिलेगा। ये क्या है? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। अगर मैं लिखना चाहूँ इसे छोटी छोटी राइटिंग में, देखो तो परफॉर्मेंस, ठीक है, परफॉर्मेंस असेसमेंट हो गया। PA आधे से क्या हो जाएगा? आधे से हो जाएगा, आप देख लो, आधे से हो जाएगा इसमें रिव्यू एनालिसिस, आधे से हो जाएगा रिव्यू एनालिसिस, आधे से हो जाएगा रिव्यू एनालिसिस, ठीक है। और ऑफ रिव्यू एनालिसिस ऑफ PA आधे, के से हो जाएगा नॉलेज, नॉलेज है ना, ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट, ऑफ होलिस्टिक, H से हो गया होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी कि पूर्ण विकास, ठीक है। ये पदक इसमें इंपॉर्टेंट है। बस इसमें यही है कि ये किसके अंतर्गत बना है? ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत बना है, 2020 में बना है, ठीक है। और इसमें मेरे हिसाब से कुछ पदक में इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। अच्छा इसमें यह है कि भाई आप बच्चे को कैसे पढ़ा रहे हो, उसकी परफॉर्मेंस असेसमेंट, फिर रिव्यू करोगे, फिर एनालिसिस करोगे, यानी उसका सर्वांगीण विकास जो है वो आपका फोकस होना चाहिए। एक मजे की बात है इसमें, जो कोडिंग है, कोडिंग जो है वो क्लास 6 से इंट्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। अच्छा इसमें वोकेशनल कोर्सेज पे भी बढ़ावा दिया गया है ना। वोकेशनल कोर्स कौन से होते हैं? वोकेशनल कोर्स जैसे ये जिसमें बच्चा पढ़ाई के अलावा कुछ नया सीखना चाहे, ठीक है। एक और चीज़ समझ लो, ग्रेजुएशन में क्या चेंज हुआ है। ग्रेजुएशन में देखो, अगर आपने 1 साल की ग्रेजुएशन की है तो आपको मिलेगा सर्टिफिकेट। ग्रेजुएशन तो 1 साल की नहीं होती, मतलब 1 साल पढ़े हो, मिलेगा सर्टिफिकेट। 2 साल में मिल जाएगा डिप्लोमा, 2 साल में मिल जाएगा डिप्लोमा, ठीक है। 3 साल में मिल जाएगी आपको डिग्री, 3 साल में मिल जाएगी आपको डिग्री, ठीक है, बैचलर डिग्री। और भाई 4 साल में जो रिसर्च होगी उसमें उसमें आपको मिल जाएगी मल्टी डिसिप्लिनरी डिग्री, ठीक है। तो ये इसके न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में था। इसके बाद आप बात चलते हैं सॉल्विंग द स्टरलाइट प्रॉब्लम। देखो स्टरलाइट जो है एक कॉपर कंपनी है, कॉपर स्मेल्टिंग बोलो या कॉपर स्लैगिंग कंपनी है, ठीक है। ये है कहाँ पे? ये तमिलनाडु में है, ठीक है। तो इसमें बात ये कर लेते हैं, कॉपर इस कंपनी से वहाँ के लोगों को, ये कंपनी पिछले कुछ दिनों से कोरोना की वजह से बंद है, तो वहाँ के लोगों को बहुत एक राहत मिली है। राहत क्यों मिली है? क्योंकि वहाँ पे पहले देखो इसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन हो गया था, ठीक है। वहाँ कैंसर पेशेंट्स इंक्रीज हो रहे थे, और मतलब वहाँ इस तरह की एयर ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही थी, है ना। तो वहाँ इस तरह की दिक्कतें हो रही थी। तो ये जो इसमें राइटर है वो ये कहना चाहते हैं भाई इसे आप सॉल्व करो वहाँ की पब्लिक से बात करके। अब इसमें देखो जो मेन बात करना चाह रहा हूँ वो है कॉपर स्मेल्टिंग की, कॉपर स्मेल्टिंग की। देखो अगर मैं आपको पढ़ा दूँ, ये भाई कंपनी है, इतनी बड़ी है, इतनी लंबी है, इतनी इसकी चौड़ाई है, इतनी इसका ये है, इतने इसमें इतने प्लांट लगे हुए हैं, इतने लोहा लगा हुआ है, तो कोई फ़ायदा नहीं है इसका। जो मेन टॉपिक है हम उसे केवल यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो कॉपर स्मेल्टिंग जो है, कॉपर स्मेल्टिंग का मतलब होता है आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो कॉपर को, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। कॉपर स्मेल्टिंग यानी कि कॉपर को आप जो उसके मतलब कॉपर जिसमें फंसा हुआ है, जो अलग अलग एलिमेंट्स है उनसे हटा के आप कॉपर को एक तरह से प्रॉपर प्योर कॉपर ला रहे हो बाहर, ठीक है। अच्छा ये किसके थ्रू होता है? ये होता है यूजिंग सल्फ्यूडाइज्ड एजेंट, यानी सल्फर के एजेंट होते हैं उनके थ्रू ये होता है। अच्छा अब देखो भाई, अगर सल्फ्यूडाइज्ड एजेंट है तो रिलीज क्या करेगा? ये रिलीज करेगा SO2, और क्या रिलीज करेगा? ये देखो बेस्ट मटेरियल रिलीज करता है, ठीक है। और इससे ये वाटर को पॉल्यूटेड करता है, एयर को पॉल्यूटेड करता है। इसमें देखो जो सबसे ज़्यादा इंक्रीज होती है वो CO2 होती है, ना कि CO। ये यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया था कॉपर स्मेल्टिंग के ऊपर कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा एमिट करता है, ठीक है। एमिट कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं करता, एमिट जो करता है कार्बन डाइऑक्साइड करता है, और उससे भी ज़्यादा ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है एमिट करता है। इसके बारे में अगर एक और यूपीएससी में एक लाइन थी
कि ये जो है लीस यानी कि हैवी मेटल्स को ज़्यादा एनवायरनमेंट में छोड़ता है। हैवी मेटल्स मीन्स मेरा क्या है, आर्सेनिक। हैवी मेटल से मेरा मतलब है आर्सेनिक से, लेड से, और मरकरी भी हैवी मेटल में आई जाता है, ठीक है, इनसे मेरा हैवी मेटल से मतलब है। तो ये बिल्कुल सही बात थी, आर्सेनिक, लेड, मरकरी को एक तरह से बढ़ावा देता है। अच्छा, आपको ये ध्यान हो तो आर्सेनिक, लेड, मरकरी, एक मरकरी डिजीज होती है, अगर मुझे ध्यान आ रही है इस समय, जापान में बहुत डिजीज फैली थी, वो मीना माता डिजीज, उस डिजीज का नाम है मीना माता डिजीज, ठीक है, वो मरकरी से ज़्यादा होती थी, है ना। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको ध्यान आ रही हो तो बेंगल फैक्ट्री में भी ये इस टाइप के जो एलिमेंट्स हैं वो, उससे मतलब बच्चे बेकार हो जाते हैं, बच्चे स्पेशली ज़्यादा काम करते हैं बेंगल फैक्ट्री में, कांच की फैक्ट्री में स्पेशली, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। कॉपर स्मेल्टिंग में अगर मेरे हिसाब से कॉपर स्मेल्टिंग इसमें इतना ही है। इसमें ये बोल रहे हैं कि भाई अब कंपनी आप शुरू करो। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा एक और चीज़ बता देता हूँ, इसमें एक और चीज़ दी हुई है कॉपर स्मेल्टिंग। देखो इन्होंने बोला है जो इंडिया जो था पहले वो कॉपर एक्सपोर्टर था, कॉपर एक्सपोर्टर था, ठीक है। अब जब से कंपनी बंद हुई है तो इंडिया जो कॉपर इंपोर्टर बन गया। सर ठीक है, कॉपर इंपोर्टर बन गया, मान लेते हैं, लेकिन आप किसी के इंपोर्टर एक्सपोर्ट के चक्कर में किसी की लाइफ के साथ थोड़ी खिलवाड़ कर सकते हैं, खिलवाड़ कर सकते हैं। अगर खिलवाड़ कर रहे हो तो भाई उन्हें पहले तो एजुकेशन दे दो कि भाई इस एलिमेंट से कैसे बचना है, आपको क्या यूज करना है, क्या यूज नहीं करना, ठीक है। उन्हें एक एजुकेशनल, हालांकि ये जो स्टेरलाइट कंपनी है इसने वहाँ पे बहुत सारे डेवलपमेंट किए हैं, है ना, वॉशरूम वगैरह, और मतलब एक कम्युनिटी सर्विसेज, कूड़ेदान, डस्टबिन से इसने बनवाए हैं, लेकिन इतना इम्पैक्ट एजुकेशन पे नहीं दिया कि भाई आप इससे ऐसे बचो, ऐसे नहीं बचो। तो ये है। अच्छा, ये भी अच्छी बात है, देखो हमें एक्सपोर्ट भी बढ़ाना है अपना, ठीक है, एक्सपोर्ट भी बढ़ाना है, तो इसके लिए राइटर ने बोला है कि ये सारी चीज़ें इंक्लूड करनी होंगी, ये प्लांट भी शुरू करना होगा, वहाँ की पॉपुलेशन से भी बात करनी होगी, और दोनों का एक समझौता होना होगा, ठीक है। इसमें अगर मुझे नहीं लग रहा कुछ आपके लिए है कुछ। फॉर एन इंक्लूसिव लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, देखो हम पढ़ चुके हैं लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी न्यू एजुकेशनल पॉलिसी के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था, अगर आप बता सको तो हिंदी की कितनी बोली हैं, हिंदी की कितनी बोली हैं, हिंदी भाषा में कुल कितनी बोली हैं। तो आंसर इसका 18 है, हिंदी भाषा में कुल 18 बोली है ना। ये दिक्कत क्या है मैं आपको बता दूं, केरला में देखो संस्कृत को बढ़ावा देना है, ठीक है, आप संस्कृत को बढ़ावा दे दो, बिल्कुल दो, लेकिन केवल संस्कृत को ही बढ़ावा दे दो, ये दिक्कत है ना। हमको मातृभाषा को भी बढ़ावा देना चाहिए। अगर आप ध्यान में जाएं तो भक्ति मूवमेंट जो थे सारे, भक्ति मूवमेंट स्पेशली साउथ से ही निकले थे, भक्ति मूवमेंट जो थे वो सारे साउथ से निकले थे, और वो अपनी मदर लैंग्वेज में निकले थे। मदर लैंग्वेज में एक उनका इंक्रीजमेंट हुआ था, ठीक है, एक्सपेंड जो हुआ था उनका मदर लैंग्वेज में हुआ था। तो भाई अगर आपका भक्ति मूवमेंट मदर लैंग्वेज से एक्सपेंड हो सकता है तो मुझे नहीं लगता कि मदर लैंग्वेज से कोई दिक्कत होनी चाहिए। नेक्स्ट पेज पे आप बोलोगे तो चलना पड़ेगा। अगर उससे पहले आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, लाइक नहीं किया लाइक करो, शेयर नहीं किया शेयर करो, और क्या कर सकते हो, कमेंट नहीं किया कमेंट कर दो। इससे भी ज़्यादा कुछ कर सकते हो तो वो कर दो। मैनी फ्रीडम फाइटर्स रिकॉग्नाइज नाउ, क्या ही बोलूँ इस कमेंट पे, ठीक है भाई। नेगलेक्ट वेस्ट बंगाल, ये वही है वेस्ट बंगाल, मैंने आपको बता ही दिया था टैब अभी जब हम डिस्कस कर रहे थे कि वेस्ट बंगाल का जो टैबलेक्स है वो इंक्लूड नहीं हुआ है। तो बार बार पूछ रहे हैं भाई क्यों क्यों क्यों, है ना। तो ये ठीक है। पेटिशन ऑन कंजुगल राइट्स पेंडिंग, कंजुगल राइट्स पे हम डिस्कस करेंगे जिस दिन इसका फैसला आएगा। फैसला यानी क्या आएगा, ये पेपर के लिए कहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे रहा, पिछले न्यूज़ में है ये मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद अगर आप और कुछ डिस्कस करना चाहो इसमें तो ये देख लो। अगर देखो ये जो पॉलिटिकल न्यूज़ है ना आप ऐसे काटा करो, पॉलिटिकल न्यूज़ जितनी भी होती हैं, ठीक है, कोई काम की नहीं होती कहीं। ये जैसे मार्जिनलाइज विद बीजेपी कौन बोल रहे हैं, ये कौन बोल रहे हैं, श्रीकांत शर्मा, ऐसे काटो इनको, ठीक है ना। ये न्यूज़ कोई इंपॉर्टेंट नहीं होती, जो भी न्यूज़ है ये, जैसे ये जो भी जिसकी भी ये न्यूज़ है ये काटनी है आपको, चिदम्बरम साहब लो प्रसाद लो तुम भी, ठीक है। तो ये न्यूज़ है ना आपको काटनी है, इसमें कुछ नहीं होता न्यूज़ में, ठीक है। 18% इंक्रीज इन केसेस फ्रॉम बी कैगो, ओहो 18% केस इंक्रीज ही हो गए, चलो क्या ही कर सकते हैं अपने। ये समझ लो ये डीप सी पाइपलाइन क्या होता है, डीप सी पाइपलाइन क्या होता है। देखो मान लो यहाँ से भाई आपकी कोई नदी जा रही है, नदी अच्छी बनानी नहीं आती है ना, नदी जा रही है तो इसके नीचे ना आपको एक पाइपलाइन बिछा देनी है, पाइपलाइन बिछा देनी है, पाइप, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका मलबा जो भी वेस्ट वाटर आ रहा है वो इस पाइप में आएगा, और इस पाइप से गुजरात है सी के पास, सीधे वो अगर देखो सी लाओ तो आप सी इधर लेके आओ ना, इधर जाएगा सी, ठीक है ना। तो सीधे आप इसे सी में यानी पाइपलाइन जो वेस्ट मटेरियल है सी में उसे आप डिपॉजिट कर दोगे। इससे फ़ायदा क्या होगा, जो आपकी रिवर पॉल्यूटेड हो रही थी वो रिवर पॉल्यूटेड नहीं होगी। तो इसमें बोला है कि भाई अच्छा ये ध्यान रख लेना एनवायरनमेंट में, ये अच्छा एक आपको मिटिगेशन प्रोसेस मिल जाता है कि आप डी से ही पाइपलाइन बिछा सकते हो। स्पेशली सब्जेक्टिव पेपर के लिए होता है, ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होता है, और
होता ही नहीं है, फिर इसमें कुछ है ही नहीं खास। आगे अगर आप बात करना चाहो तो मॉस्को में इंस्टॉल प्रोविंसेस देखो, मॉस्को, रसिया, कजाकिस्तान, यूक्रेन, नाटो, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। नाटो पे हम डिस्कस कर चुके हैं, नाटो के मेंबर जो बल्गेरिया वगैरह ये नाटो के मेंबर हैं, लिथुआनिया, ठीक है, और लिथुआनिया, ये जो भी है नाटो के मेंबर हैं। 1949 में नाटो बनी थी। नाटो का काम क्या होता है, ये एक्सपेंड करना चाह रही है। यूक्रेन भी जो है नाटो की मेंबरशिप लेना चाह रहा है। अगर यूक्रेन नाटो की मेंबरशिप लेना चाह रहा है तो रसिया को ये डर है कि भाई जो ब्लैक सी पे इसका कब्जा है, वो ब्लैक सी पे इसका कब्जा खत्म हो जाएगा। ब्लैक सी पे कब्जा खत्म हो जाएगा तो लगभग बहुत सारा ट्रेड ब्लैक सी से होता है। जो ट्रेड ब्लैक सी से होता है, फिर रसिया एक पावर नहीं रहेगा। अगर रसिया पावर नहीं रहेगा तो रसिया ने, आपको ध्यान हो तो 2014-15 में यूक्रेन से क्रीमिया को भी अलग किया था। यूक्रेन से क्रीमिया को भी अलग किया था। और रसिया जो है CSTO के अंतर्गत काम करता है। रसिया ने जो कजाकिस्तान की मदद की थी, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत कजाकिस्तान की मदद की थी। और यूक्रेन में ये बोल रहा है कि भाई रसिया जो है, उसके प्रेसिडेंट जो है, प्राइम मिनिस्टर जो है, उन्होंने बोला है कि नहीं नहीं, रसिया खतरा हो सकता है, ये साइबर अटैक भी कर रहा है। तो ये दिक्कत है यूक्रेन की, रसिया की भी ये दिक्कत है। देखते हैं क्या दिक्कत सॉल्व होती है इनकी, है ना। तो ये समझा चुका हूँ मैं पिछली वीडियोज में। अगर आपने पिछली वीडियोज नहीं देखी है तो देखते रहो, ठीक है। मैं देखते रहो बस। ऑस्लो टॉक तालिबान की शुरू हो चुकी है, आपको पता है तालिबान ने अफगानिस्तान में कब्जा कर लिया। देखो कहीं नहीं आएगा कि भाई अफगानिस्तान में कब्जा किसने कर लिया। ये जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनेगी आपके सब्जेक्टिव के लिए, इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनेगी कि टेरर किस हिसाब से बढ़ रहा है, टेररिस्ट ग्रुप कहाँ कहाँ बढ़ रहे हैं, कहाँ कहाँ इंगेजमेंट हो रहे हैं, उनके पीछे रीजन्स क्या थे और वो कैसे खत्म होंगे। तो ये एक सब्जेक्टिव न्यूज़ बन सकती है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव न्यूज़ मुझे मुश्किल लगता है। अगर किसी के पेपर में कहीं आए तो मुझे ज़रूर बताना। मैं इतने पेपर देख रहा हूँ डेली, मुझे कहीं ये मिलती नहीं है, ठीक है। कोविड, यूरोप कुड बी हेडेड फॉर एंड गेम। कोविड देखते हैं क्या होता है ना। उसके बाद साउथ कोरिया सेज इट हैज पेड ईरान्स यूएन ड्यूज। चलो ठीक है भाई। पेरू डिक्लेयर एनवायरमेंट ऑयल स्पिलिंग। देखो ये यूपीएससी में दोबारा, यूपीएससी आज मुझे बहुत ध्यान आ गया है, पता नहीं क्यों। यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, ऑयल स्पिलिंग क्या होती है। ऑयल स्पिलिंग देखो, मान लो आपके जहाँ पे तेल की मात्रा ज़्यादा होती है पृथ्वी में, तेल की या पेट्रोलियम बोल दीजिए आप, या डिकेइंग मैटर की मात्रा, मतलब जिससे भी एक तेल टाइप कुछ बाहर आ सके, उसकी मात्रा ज़्यादा होती है। मान लो वहाँ पे अगर आपका कोई वोल्केनिक इरप्शन हो गया है ना, ज्वालामुखी फट गई, तो क्या होगा, उसके आना तो नीचे से मलबे में वही है, ठीक है। और वो आना है तो फिर मान लो समुद्र है, ठीक है। अगर समुद्र है तो समुद्र के ऊपर ये तेल टाइप तैरने लगेगा पानी पे। अगर ये तैरने लगेगा तो आप एक चीज़ देखो, जो सूरज की किरण है, यानी कि इंसोलेशन, वो भी परफेक्ट इंसोलेशन नहीं होगा, ठीक है। सोलर रेडिएशन परफेक्ट नहीं जाएंगी, तो फाइटोप्लैंक्टन वगैरह जो होती है, कोरल रीफ्स वगैरह जो होती हैं, ये एक तरह से उग ही नहीं पाएंगी। अगर ये नहीं उग पाएंगी तो फिश वगैरह के, यानी मैराइन स्पीसीज जो होती हैं, उनके लिए भी ये दिक्कत हो जाएगी। तो ऑयल स्पिल इसलिए दिक्कत में रहता है। और यूपीएससी में भी यही क्वेश्चन था बस, कि भाई ऑयल स्पिल क्या है। बस ये था कि ये ओशियन में ऊपर जो तेल नुमा एक स्ट्रक्चर है वो तैरता है, तेल टाइप तैरता है, तैरता क्या होता है, ठीक है। और ये था कि ये जो है मैराइन स्पीसीज के लिए नुकसान देता है। तो ऑयल स्पिल इतने ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। इससे ज़्यादा ये कहीं पेपर में आने वाला नहीं है, ठीक है। अगर आप इसके बारे में, अगर आप नेक्स्ट न्यूज़ पर चलें, व्हाट म्यूचुअल फंड SIPs आर रियली अबाउट। तो इसमें मुझे नहीं लग रहा कि आपके साथ कुछ डिस्कस किया जाए। और बाकी अगर कुछ डिस्कस करना होगा तो हम इकोनॉमी में डिस्कस कर लेंगे। ये जो सारी चीज़ें म्यूचुअल फंड, स्पेशली देखो चिट फंड और सेवी, है ना, सेवी, चिट फंड, और एक सिक्योरिटीज फॉर री इन्फोर्समेंट एजेंसी होती है ना, SERF एक्ट है, ठीक है। और अगर मैंने फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल डेफिसिट, बजट मैनेजमेंट, है ना। और एक क्या डिस्कस कर चुके हैं अभी हम, फिजिकल रेगुलेशन मैनेजमेंट एक्ट FRA में हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं, NGO में, ठीक है। और अगर इसके बाद में कुछ बात, मतलब ये भी जो भी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, आर्टिकल नंबर 111, आर्टिकल नंबर 112 क्लॉज 1, आर्टिकल 111, ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये आपको 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फेब, है ना, इन सब में बहुत डिटेल में डिस्कस कर ली जाएंगी। क्योंकि न्यूज़पेपर में और कोई न्यूज़ होगी भी नहीं। 26 जनवरी खत्म हो जाएगी, उसके बाद न्यूज़ ये ढूंढेंगे। 27 जनवरी के से ही आपको ये सारी न्यूज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो इसके बाद अगर देखो भाई, स्पोर्ट्स मेरे हिसाब से यूपीएससी में अब तक बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन पिछली बार आ गया। मैं क्या ही करूँ, उसे बैड लक ही बोलेंगे हम लोग, ठीक है। नए चेयरमैन साहब हैं भाई, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ नो कमेंट, ठीक है। इसके बाद मुझे नहीं लग रहा आज के इसमें कुछ खास न्यूज़ है ना। न्यूज़ ये देख लेना आप, स्पोर्ट्स न्यूज़ कुछ खास लगती नहीं है। और स्पोर्ट्स न्यूज़ में वेस्ट इंडीज, माई एक्सपीरियंस कैन मेक ए डिफरेंस,
ईस्ट बंगाल फिर हैदराबाद चैलेंज, ठीक है। और ये ऑस्ट्रेलियाई ओपन किस बारे में होता है मुझे भी नहीं पता। तो ये जहाँ तक मुझे लग रहा है टेनिस है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो है वो टेनिस के बारे में है, तो ये देख लेना आप ऑस्ट्रेलियाई ओपन, ठीक है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं आएगा कहीं भी। अच्छा, आपको एक चीज़ पता है, वो चाइना में एक गेम होने वाले हैं। कौन से गेम होने वाले हैं चाइना में? शायद विंटर ओलंपिक नाम है उनका, है ना, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है विंटर ओलंपिक नाम है उनका। तो उसमें चाइना ओलंपिक में देखो यूएसए ने मना कर दिया कि भाई हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और लेकिन इंडिया उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये कि इंपॉर्टेंट न्यूज है इस वजह से। तो आप देखते रहिएगा, ठीक है। तो अब अच्छा, एक वीडियो बची है जो मैंने आपको इसमें डिस्कस नहीं किया, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। उससे पूरा डिस्कस करेंगे पेपर के पॉइंट ऑफ पर्पज से, पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो अगर उससे पहले आपने के एन पी एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर दो, फिर लाइव आया करेंगे, ठीक है। के एन पी एनालिसिस टेलीग्राम चैनल पे भी आप ज्वाइन हो जाना, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओगे तो सारी पीडीएफ वगैरह मिलती रहेंगी। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, ठीक है। तो अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे, शायद आज ही सुभाष चंद्र बोस की वीडियो आ जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद और सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।